प्रश्न 25, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 15। ओके, तो सबसे पहले बहुपद को हम 0 के इक्वेट रख देंगे। अब x² माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है, वो है 15 के ऊपर रूट और स्क्वायर हम लगा देंगे। देखो, जैसे ये 13 है, इसके ऊपर हमने रूट और स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो वापस 13 आ गया, है ना। इसी प्रकार हमने 15 के ऊपर रूट और स्क्वायर लगा दिया, बराबर 0। अब यहाँ पर ये एक सूत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है, a² - b² का। देखो कैसे, a² - b² जो होता है a - b और a + b। ओके, तो a² का मतलब है x², b² का मतलब है √15 का स्क्वायर। तो a है यहाँ पर x और b है यहाँ पर √15। तो a - b x - √15 और a + b का मतलब है x + √15। ओके, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब x - √15 को 0 के इक्वेट रखेंगे। ये -√15 है, इधर आके +√15, एक शून्य हो गया ये। फिर x + √15 को 0 के इक्वेट रखेंगे। ये +√15 है, इधर आएगा तो -√15। ये हो गया दूसरा शून्य। दिस इज द आंसर। प्रश्न 26, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -1/4 तथा गुणनफल 1/4 है। ओके, तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है -1/4। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/4। ओके, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस a × b। ओके, शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हमें दिया है -1/4, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/4। ओके, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 और ये वाला x, यहाँ पर 1/4। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम यानी कि तिरछी और छेदों की गुणा। यहाँ पर 1 है। ओके, तो 4 एकम 4x², 1 एकम 1x, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला x ही लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर्स की गुणा 4 एकम 4। ओके, और ये +1/4। अब जो ये 4 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, तो 4x² प्लस x/4 प्लस 1/4। अब सबके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 1/4 को हम ले सकते हैं कॉमन। अंदर बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये ही हमारा है आंसर, यानी कि समीकरण है द्विघात बहुपद जो है वो है x² प्लस 4x प्लस 1। प्रश्न 27, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसके करने हैं फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। 6 गुणा -2 होता है -12। ओके, अब इस 12 का लेंगे एलसीएम। 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करने पर ये वाला 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो -1 आ जाए। तो चलते हैं एलसीएम पर। 2 दूनी 4 और 3, तो -4 गुणा 3 करेंगे तो -12 आएगा। -4 में से +3 करेंगे यानी कि माइनस प्लस माइनस, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो आएगा -1। इस प्रकार हमारे फैक्टर्स हो गए -4 और 3। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x, ये हमने फाइंड किए। ठीक है, और यहाँ पर -2 बराबर 0।
अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचा 3x माइनस 2। जो यहाँ है सेम यहाँ पर टर्म होनी चाहिए, तो 3x माइनस 2 है यहाँ पर, वही एज इट इज़ लिख देंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1। ओके, अब एक ब्रैकेट में 2x + 1 और इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट हम पिक कर सकते हैं बराबर 0। ओके, अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वेट रख देंगे तो हमारे शून्यक फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये +1 है, इधर आके -1, 2 यहाँ से गुणा हो रहा है, यहाँ पर आके भाग हो जाएगा। एक हो गया x बराबर -1/2 और यहाँ पर ये -2 है, इधर आके +2, 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो दूसरा आ गया x बराबर 2/3। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 28, AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है दी गई AP का कौन सा पद 78 होगा। ओके, तो यहाँ पर A बराबर है 3, D होता है A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो A2 है यहाँ पर 8 और A1 है यहाँ पर 3। ओके, तो 8 - 3 हो गया 5, ये आ गया D। तो माना AP का nवां पद 78 है, तो AN बराबर हो गया 78। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A + n - 1D। AN है 78, A है 3 + n - 1, n हमें फाइंड करना है और D है 5। ओके, अब 3 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 78 - 3 होता है 75। अब 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से 75 को भाग करेंगे तो आएगा 15। ये -1 है, इधर आके +1, 15 और 1 होता है 16, तो n बराबर आ गया 16। इसका मतलब है इस प्रकार दी गई AP का 16वां पद 78 है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 29, AP -37, -33, -29 एंड सो ऑन के प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर A बराबर है -37, D बराबर होता है A2 - A1। ओके, तो A2 है यहाँ पर -33 और A1 है यहाँ पर -37। तो -33 क्योंकि ये A2 है, फिर माइनस और A1 है -37। ओके, तो ये -33 माइनस माइनस हो गया +37, माइनस प्लस माइनस होता है, 37 में से 33 को माइनस करेंगे, D बराबर आ गया 4 और n बराबर है यहाँ पर 12। ओके, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1D। n का मान है 12/2, 2A का मान है -37, n है यहाँ पर 12 और D है 4। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 12 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 6। 37 दूनी होता है 74, माइनस प्लस माइनस। ओके, 12 में से 1 गया तो 11 और ये वाला 4। अब यहाँ पर 6, ये -74, 11 चौक 44, माइनस प्लस माइनस, 74 में से 44 को माइनस किया तो -30, 6 से -30 को गुणा किया तो आंसर आया -180। इसका मतलब 12 पदों का योग है -180। ओके, प्रश्न 30, बिंदु 0,1 तथा 5,13 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1 तथा B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,13 दिए गए बिंदु हैं। अब ये है दूरी सूत्र। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। ये है 0, 1, इसे हम कहेंगे x1, y1। ये है 5,13, इसे हम कहेंगे x2 और y2। ओके, तो यहाँ पर x2 है 5, x1 है 0, y2 है 13, y1 है 1। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 में से माइनस करेंगे 0 तो 5 होगा, 5 का वर्ग होता है 25,
13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12, 12 का वर्ग होता है 144। ओके, 144 प्लस 25 होता है 169। अब 169 वर्ग होता है 13 का। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया 13। प्रश्न 31, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। ओके, तो देखो इन्होंने वाई अक्ष की बात की है, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पर नहीं है ना, तो एक्स एक्सिस को हम मान लेंगे 0। ओके, तो माना ए जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, वाई अक्ष पर का बिंदु है, जो बी का मतलब है यहाँ पे 6,5 तथा सी का मतलब है यहाँ पर -4,3। हमने इन्हें नाम दे दिए हैं, ठीक है, से समदूरस्थ है, तो ए बी बराबर होगा ए सी। अब दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं। ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, वाई, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे जिसे दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो 0 - 6 का स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर। तो 0, 6 में से 0 को माइनस किया तो 6 बचा, 6 का वर्ग हो गया 36। अब यहाँ पर सूत्र बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, -2ab करेंगे तो -10y आएगा। ओके, अब यहाँ पर ए सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो 4 में 0 प्लस करेंगे 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर यानी y का वर्ग, b स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, और -2ab करेंगे तो आएगा -6y। ओके, 36 + 25 61 हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये -10y, ठीक है। 16 और 9 25, ये -6y। अब ये 61, इस 25 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ पे आके माइनस का, ये -6y, ये -10y है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +10y। 61 में से 25 को माइनस करेंगे तो 36, ये माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया तो 4y। अब ये 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 निम 36। ओके, तो y बराबर आ गया 9। दिस इज द आंसर। प्रश्न 32, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर साइन थीटा दिया है 3/5। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो ये होता है साइन, फिर होता है कॉस, और फिर होता है टेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा दिया है, इसका मतलब ये है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब है यहाँ पर 3 और कर्ण है यहाँ पर 5, ठीक है। तो लंब ये 3 और 5 है यहाँ पर कर्ण, हमें आधार फाइंड करना है। ओके, तो जब हमें त्रिभुज की 2 साइड दी हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, कर्ण है यहाँ पर 5, आधार हमें नहीं पता, लंब है 3, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। अब 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हुआ, 25 में से 9 माइनस किया 16। अब जो ये स्क्वायर है ये 16 पे आके रूट बन जाएगा। ओके, अब 16 वर्ग होता है 4 का। ओके, तो इस प्रकार आधार आ गया 4, ठीक है। आधार आ चुका है 4, तो कॉस थीटा क्या होता है, देखो ये होता है आधार बटे कर्ण,
तो आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5। फिर हमें फाइंड करना है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर 3 और आधार है 4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 33, कीमत ज्ञात कीजिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये हमें जो इक्वेशन दी है इसमें हमें त्रिकोणमिति की टेबल को देखकर वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 sin 30 का मान होता है टेबल में 1/2 और यहाँ पर है स्क्वायर, माइनस cos 60 का मान होता है 1/2, फिर ये प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 और इस पर यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2, यहाँ पर प्लस, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 3। ओके, अब 2 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 और प्लस में 1/3। अब ये प्लस 1/2, ये माइनस 1/2, ये हो गए कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/3। ओके। प्रश्न 34, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें इसे यहाँ पर फिगर से समझना होगा कि हमें कौन सी चीज़ क्या दी है। ठीक है, तो आकृति में माना AB यानी कि ये AB ज़मीन से पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर। AC डोरी की लंबाई, ये A और ये C डोरी की लंबाई है। ठीक है, C यानी कि ये ज़मीन पर का कोई बिंदु, ये जो C है ज़मीन पर कोई बिंदु है। हमें फाइंड करना है AC यानी कि डोरी की लंबाई हमें फाइंड करनी है। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ हमें वो लेनी होती है जो दी हुई है और दूसरी चीज़ हमें लेनी होती है जो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पर लंब दिया है और कर्ण हमें फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है एंगल देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज बन चुका है ABC। ओके, और यहाँ पर है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये बनेगा sin 60। देखो क्यों, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो हमने sin 60 लिया, ये लिया लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब हमें दिया हुआ है और कर्ण हमें फाइंड करना है। तो हमें एक चीज़ वो लेनी है जो दी हुई है और दूसरी चीज़ वो लेनी है जो फाइंड करनी है। ओके, तो ये हो गया आपका sin 60। अब इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे sin 60 डिग्री AB बटे AC, AB है यहाँ पर लंब और AC है यहाँ पर कर्ण। ओके, तो sin 60 डिग्री का मान त्रिकोणमिति की टेबल में होता है √3/2 बराबर AB यानी कि लंब है यहाँ पर 60 और AC हमें फाइंड करना है। अब AC को यहाँ ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी कि उल्टी हो जाएगी। देखो AC को इधर शिफ्ट किया, ये √3/2 था, इधर आके 2/√3 हो गया। अब 60 दूनी 120 और ये √3। अब डिनोमिनेटर में हम √3 नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए तरीका है ऊपर नीचे √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो गया 120 √3 और यहाँ पर जब दो नंबर एक जैसे हों, दोनों रूट में हों और गुणा होते हों तो एक नंबर बाहर आ जाता है। जैसे √4 गुणा √4 होगा तो इसका आंसर आएगा 4। ओके, इस प्रकार से। तो ये हो गया 3। अब 3 से 120 को कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आ गया 40 √3। तो ये जो 40 √3 है ये AC है। AC हमने माना था डोरी की लंबाई, AC जो है वो
डोरी की लंबाई है जो आई है 40√3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 35, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दो घनों की बात हो रही है। तो ये है दो घन, ठीक है। घन का आयतन हमें दिया है 125 सेंटीमीटर घन। तो घन के आयतन की मदद से सबसे पहले हम घन की भुजा फाइंड करेंगे, जो हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। ओके, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, और ये हमें दिया है आयतन 125 सेंटीमीटर घन। ओके, अब 125 घन होता है 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 125 को हम 5 का घन लिख सकते हैं। ओके, घन से घन हो गया कैंसिल, तो भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर घन की। ओके, ये घन है, इसकी सभी भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने कहा है कि जो दोनों घन हैं इनको हमें मिला देना है। ये दोनों घन थे, इनको हमने मिला दिया, तो नई आकृति हमें मिली घनाभ। ओके, अब जो नई आकृति मिली है, देखो इसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें क्या चेंज हुआ है कि ये दो घन थे, इनकी भुजाओं का माप था 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इनको हमने मिला दिया। तो जब दो घनों को मिलाया नई आकृति मिली घनाभ। तो इसमें चेंज ये हुआ कि जो घनाभ है उसकी लंबाई हो गई डबल, यानी कि ये 5 थी, यहाँ पर 5 और 5 को प्लस करके आ गया 10। तो लंबाई हो गई 10, इसकी चौड़ाई रहेगी 5 ही और हाइट भी 5 ही रहेगी। सिर्फ एक चेंज होगा, लंबाई डबल, यानी कि 5 + 5 10 हो जाएगी। ओके, अब हमें फाइंड करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ये 2, लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, चौड़ाई है 5, ऊंचाई भी है 5, हाइट है 5 और लंबाई है 10। ठीक है, 10 पंजे 50, 5 पंजे 25, 5 धाम 50, इन सब को प्लस करेंगे 125, 125 दूनी होता है 250। तो इसका आंसर आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 36, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो शंकु के आधार का व्यास, व्यास देखो ये पूरा ये व्यास होता है। ठीक है, ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 10 का आधा हो गया 5। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। तो हमारे पास r तो है 5 सेंटीमीटर, बट l, ये जो तिरछी लाइन है, तिर्यक ऊंचाई, ये हमारे पास नहीं है। ओके, तो l हमें पहले फाइंड करनी होगी। तो l फाइंड करने के लिए ये सूत्र है h² + r² और उस पर लगा है रूट। तो h का मान है 12, r है यहाँ पर 5। 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 169। अब 169 के ऊपर रूट है, रूट से बाहर निकालने के लिए 169 वर्ग होता है 13 का, तो L आ गया 13। ओके, ये जो L है तिर्यक ऊंचाई, ये आ गई 13। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या हो गई 5 और l हो गई 13। ओके, तो 22 × 5 और जो भी आंसर आएगा उसको 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 1430, और ये वाला 7 है भाग में। 7 से 1430 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज द आंसर। प्रश्न 37, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्यक फाइंड करना है। तो ये है वर्ग, ये है बारंबारता। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर CF, जिसे हम संचयी आवृत्ति भी कहते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पे ये 7, 7 + 8 इज़ 15, 15 + 2 इज़ 17, 17 + 2 इज़ 19, 19 + 1 इज़ 20। ओके, अब हमें फाइंड करना है n/2। ये सभी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, इसलिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं। n/2 का मतलब है n है यहाँ पर 20/2, 2 से 20 को कैंसिल किया, ये आ गया 10। फिर माध्यक वर्ग, अब माध्यक वर्ग देखो कैसे फाइंड करते हैं। n/2 हमारा आया है 10, 10 लाई करता है 7 से 15 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हो जाएगा ये 3 से 5। ओके, f हो गया 8, जो माध्यक वर्ग है उसके सामने वाला नंबर लेना है, वो है 8। और फिर CF है यहाँ पर 7, क्योंकि जो 10 है n/2 वो 7 से 15 के बीच में लाई करता है, इसलिए CF हो गया ये 7। ओके, L यानी कि लोअर लिमिट हो गई 3, ये माध्यक वर्ग है तो इसे हम L कहेंगे यहाँ पर। और H क्या होता है, इनका अंतर, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया तो 2, इस प्रकार H आ गया 2। अब ये माध्यक का फॉर्मूला है, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। L 3, n/2 है 10, CF है 7, F है 8, H है 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 3 एज इट इज़, 10 में से 7 गया तो 3, 3 × 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये वाला 8। अब ये दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 × 6, 2 × 8, तो ये बच गया 3 + 3/4। ओके, अब तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि LCM, 4 × 12 और 3 15/4, 4 से 15 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 वीडियो नंबर 14 में है। क्वेश्चन 38 के नंबर पर ही आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न 39, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ओके, तो सबसे पहले इसे हम मानेंगे समीकरण 1, इसे हम मानेंगे समीकरण 2। ओके, अब विलोपन का मतलब है कि या तो हम x के सहगुणक को बराबर कर लें या y के सहगुणक को हम बराबर कर लें। तो यहाँ पर मैं x के सहगुणक को बराबर करूँगी। कैसे? समीकरण 1 को √3 से गुणा करके। ओके, और समीकरण 2 को √2 से गुणा करके। तो चलो गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, ये आ गया √6। फिर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, और फिर है y, √3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। ओके, अब √2 को √3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2 × 6x। फिर √2 को हम √8 से गुणा करेंगे तो आएगा √16, क्योंकि 2 × 8 = 16। ओके, अब 16 वर्ग होता है 4 का, तो √16 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ओके, तो ये हो गया 4y, √2 को गुणा करेंगे फिर 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नीचे वाले नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ओके, तो ये हो गया पूरा पूरा कट, प्लस प्लस होता है प्लस, 4 और 3 7y, 0 0 0 ही होता है। अब 7y से यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से भाग या गुणा करो तो वो 0 हो जाता है। y बराबर आ गया 0। ओके, अब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो y की जगह 0 पुट कर दिया, √3 को 0 से गुणा किया 0, तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर बचा ये √2x, √2x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 0 से कोई भी नंबर गुणा या भाग हो तो वो 0 होता है। इस प्रकार x बराबर 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 40, योग ज्ञात कीजिए। 34 + 32 + 30
और 10 तक। ठीक है, ये हमें यहाँ पर AP दी गई है। तो इसमें A बराबर है 34, D बराबर होगा 32 में से माइनस करेंगे 34 को, तो ये हो जाएगा -2। L यानी कि लास्ट पद जिसे हम AN भी कहते हैं वो हमें 10 दिया है, तो AN बराबर हो गया 10। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पद फाइंड करने होंगे कि इस AP में कितने पद हैं। ओके, तो पद फाइंड करने के लिए ये सूत्र है। अब गिवन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। AN है 10, A है 34, N हमें नहीं पता, D है -2। 34 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 34 में से 10 को माइनस किया तो -24। ओके, अब ये -2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कट। ओके, फिर 2 से 24 को कैंसिल किया तो ये आ गया 12। अब ये -1 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 12 और 1 हो गया 13, तो N यानी कि पद आ गए हमारे 13। ओके, तो अब यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है। ये सूत्र है SN बराबर N/2 A + L। N आया है 13/2, A है 34 और L यानी कि लास्ट पद है 10। 34 और 10 हो गया 44। 2 से 44 को कैंसिल किया तो ये आ गया 22। 22 गुणा 13 करने पर आएगा 286, यानी कि योग आ गया 286। 286। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 वीडियो नंबर 9 में है, क्वेश्चन 42 पर आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न 42, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है अनुपात, तो उसे हम लेट करेंगे। माना P x, 0, x अक्ष की बात हो रही है तो y हो जाएगा 0। ओके, यह x अक्ष पर का बिंदु है जो A 1, -5 व B -4, 5 से बनने वाले रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B और बीच में है P। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। अब यहाँ पर हमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, y और ये है सूत्र। ओके, तो ये हो गया x, 0। अब यहाँ पर देखो m और n, m + n, m + n, m + n और यहाँ पर भी m + n और ऊपर है mx2। तो x2 का मान क्या है? -4, तो ये हो जाएगा -4m। फिर है nx1, तो n तो n ही रहेगा, x1 क्या है यहाँ पर 1, तो n को गुणा करेंगे 1 से, यानी कि x1 1 है तो ये n ही रहेगा। और यहाँ पर है my2, तो y2 का मान क्या है 5। ओके, तो ये हो जाएगा y2 की जगह 5m और यहाँ पर है ny1, तो y1 क्या है यहाँ पर y1 है -5, तो ये हो जाएगा -5n अपॉन में m + n। ओके, अब x को हम इसके इक्वेट रख देंगे, पहली वैल्यू के इक्वेट, और 0 को हम दूसरी वैल्यू के इक्वेट रख देंगे। तो रख देते हैं। तो यहाँ पर x के इक्वेट ये वाली वैल्यू तथा 0 के इक्वेट ये वाली वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर m/n को हम 1/1 लेने पर, m/n को 1/1 लेना है, तो m + n क्या हो जाएगा 1 + 1, और m की जगह 1 पुट करना है, n की जगह भी 1 रखना है। तो ये हो गया 4 एकम 4 + 1, 1 और 1 हो गया 2, -4 + 1 हो गया -3/2, ये हो गया x का मान। ओके, अब यहाँ पर m + n को अगर हम 1, जैसे देखो हमने इसको m को भी 1 माना है, n को भी 1 माना है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब 2 यहाँ भाग में है, इधर जाके 0 से गुणा होगा,
तो 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 गुणा 2 क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर क्या बच गया, 5m माइनस 5n। ठीक है, दोबारा समझते हैं यहाँ से। m प्लस n, हमने m को 1 माना, n को भी 1 माना, तो m की जगह 1, n की जगह भी 1। 1 प्लस 1 इज 2। अब 2 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो 0 से गुणा होगा, 2 गुणा 0 हो गया 0। तो यहाँ पे अभी ये बाकी है 5m माइनस 5n। अब इस 5m को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। माइनस 5m बराबर माइनस 5n। ठीक है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और 5 से 5 भी हो गया कैंसिल, तो m बराबर n आ गया। ओके, अब इस n को हम यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे हो गया 1:1, 1/1, क्योंकि हमने m को भी 1 माना है और n को भी 1 माना है, तो m/n इज इक्वल टू हो गया 1:1। इस प्रकार अनुपात m/n बराबर 1:1 तथा P बिंदु के निर्देशांक हो गए -3/2, 0। प्रश्न 43, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ओके, तो पहले सिंपली समझते हैं कि सम क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, ये कोई वृत्त है, किसी व्यास के सिरों, और ये इसका व्यास है। ओके, सिरों पर खींची, ये व्यास है और इसके सिरों मतलब कि यहाँ टॉप पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ओके, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर होती हैं। हमें प्रूव करना है ए बी समांतर है सी डी। ओके, सिंपल, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पी क्यू, ये जो पी क्यू है, यह केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ओके, मैंने आपको बताया अभी कि पी क्यू यहाँ पर व्यास है। पी पर की स्पर्श रेखा ए बी तथा क्यू पर की स्पर्श रेखा सी डी है। तो ओ पी लंब है ए बी, ये जो ओ पी है ये ए बी पर लंब है, तथा ओ क्यू लंब है सी डी पर। ओके, तो इस प्रकार कोण ओ पी बी 90 डिग्री हो गया। देखो ओ पी बी 90 डिग्री हो गया, और कोण ओ क्यू सी कहाँ है, ओ क्यू सी, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इसको नाम दे देंगे 1, इसको नाम दे देंगे 2। परिणाम 1 व 2 से कोण ओ पी बी बराबर है कोण ओ क्यू सी के, परंतु कोण ओ पी बी व कोण ओ क्यू सी में रेखाओं ए बी व सी डी की तिर्यक पी क्यू द्वारा बने एकांतर कोणों का समान युग्म है। ये दोनों एकांतर कोण बनाते हैं। देखो कैसे, एक कोण इस तरफ है और एक कोण इस तरफ है। इस तरह के कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये एकांतर कोण का युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रूव हो गया ए बी समांतर है सी डी के, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 44, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कुल मिलाकर हमें यहाँ पे ए बी फाइंड करना है। ओके, दो संकेंद्रित वृत्त का मतलब है दो वृत्त हैं लेकिन उनका केंद्र एक ही है P। ओके, तो यहाँ P यह दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ केंद्र है। यहाँ बड़े वृत्त की जीवा जो AB है छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसलिए PM जो है वो लंब है AB पर। तो कोण AMP कहाँ गया, AMP हो गया 90 डिग्री। ओके, अब त्रिभुज AMP में कोण AMP 90 डिग्री है। तो जब हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं हों, दो कौन कौन सी हैं, देखो ये 13 और ये 5, ये 13 है और ये 5 है।
जब हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं हों तो तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है यहाँ पे 13, लंब है यहाँ पर 5 और आधार हमें फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे 12 पहले ही लिख दिया है क्योंकि आंसर 12 आएगा। ओके, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, आधार हमें नहीं पता। 25 को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 25 होता है 144। अब जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बनेगा। अब 144 वर्ग होता है 12 का, तो AM आ गया 12। ओके, अब AM 12 है तो AB हो जाएगा 24। 12 दूनी 24, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर है डबल AM का। AM का मान आया है 12, 12 दूनी हो गया 24, तो AB आ गया 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 45, निम्न बारंबारता बंटन पर से माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है विकेट की संख्या और गेंदबाजों की संख्या, जिसे हम FI कहते हैं। सबसे पहले हमें XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो विकेट की संख्या दी है, ओके, उसको हमें जैसे पहला दिया है 20 से 60, तो इसको हम ऐड करेंगे 20 से 60। इसका मतलब है 20 + 60 और उसे हमें भाग देना है 2 से, तो 20 और 60 हो गए 80। 2 से 80 को भाग किया, आंसर आया 40। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया है 60 से 100, तो 60 + 100 अपॉन में 2, तो 60 + 100 होता है 160। 2 से 160 को भाग करेंगे तो आएगा 80। इस प्रकार से आप सभी XI फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मिड वैल्यू इसे हम कहते हैं। अब लास्ट हमें फाइंड करना होता है FI XI। इसका मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, FI × XI। तो 7 चौक 28 यानी कि 280, 5 अट्ठे 40, 400, 16 से 125 को गुणा करेंगे 2000, 12 दूनी 24 तो ये हो गया 2400, 275 दूनी 550, 350 तिया 1050। ओके, अब यहाँ पर हमें इन सब का टोटल करना है, जिसे हम सिग्मा FI कहते हैं। इन सब का टोटल है 45 और फिर हमें चाहिए फार्मूले में FI XI का टोटल, यानी कि सिग्मा ऑफ FI XI। इन सब का टोटल करने पर 6680 आंसर आएगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि X बार ज्ञात करने के लिए ये है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सिग्मा FI XI है 6680, सिग्मा FI है 45। 45 से 6680 को भाग करने पर आएगा 148.4, तो दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 46, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पार्ट 1 में हमें दिया है एक बेगम है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास कुल पत्ते हैं 1 2 3 4 5। ओके, कुल पत्ते हैं 5, इन्हें हम कुल परिणाम भी कहेंगे। अब इन्होंने बोला है कि जो पत्ता निकाला है वो एक बेगम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसे हम नाम देंगे घटना A की प्रायिकता P ऑफ A, जिसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम है यहाँ पर 5 और अनुकूल परिणाम होगा 1, क्योंकि एक ही बेगम है। ओके, आगे चलते हैं। पार्ट 2 में बोला है एक गुलाम है, तो घटना P की प्रायिकता P ऑफ B इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, ये सूत्र है। कुल परिणाम यहाँ पर 5 होगा और इसने बोला है एक गुलाम, तो देखो यहाँ पर जो 5 पत्ते दिए हैं उसमें एक ही गुलाम है, तो ये हो जाएगा 1/5। लास्ट जो इन्होंने पूछा है एक इक्का नहीं है, अब बात हो रही है नहीं है की। ओके, तो घटना C की प्रायिकता P ऑफ C इज इक्वल टू
अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। कुल परिणाम है यहाँ पर 5। अब क्या कहा है यहाँ पर, एक इक्का नहीं है। तो नहीं है का मतलब हमारे पास कुल पत्ते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। उन्होंने बोला इक्का नहीं है, तो इक्का को काट दो। ठीक है, इक्का नहीं है तो इक्का खत्म हो गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, तो 4/5 दिस इज द आंसर। प्रश्न 47, आकृति में त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है ए ई। ओके, तो हमें इस प्रकार ये एक आकृति दी गई है त्रिभुज की ए बी सी में, हमें फाइंड करना है ए ई। ओके, तो यहाँ पर ए डी हमें दिया है 2, बी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, ई सी दिया है 2.5, ए ई हमें फाइंड करना है। ओके, आकृति में त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, तो इस प्रकार ए डी बटे डी बी, देखो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, और ये होता है थेल्स प्रमेय। ओके, अब जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ए डी है यहाँ पर 2, डी बी है यहाँ पर 4, ए ई हमें फाइंड करना है, ई सी है 2.5, है ना। हाँ, ई सी 2.5। अब 2.5 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे। ये गुणा कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2.5 अपॉन में 2। 2 से 2.5 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। ए ई आ गया 1.25। ओके, अब पार्ट 2 में उन्होंने पूछा है ए बी का मान क्या होगा। तो पहले देखते हैं ए बी है क्या। देखो ए बी के दो हिस्से हैं, ए डी प्लस डी बी। ओके, तो ए डी है 2 और डी बी है 4, दोनों को प्लस कर देंगे। ए बी के दो हिस्से हैं, ए डी प्लस बी डी। ए डी का मान है 2, बी डी का मान है 4। 2 + 4 इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। पार्ट 3 में हमसे पूछा है ए सी क्या होगा। तो ए सी पहले देखते हैं है क्या। देखो ये ए और ये सी, ए सी के दो हिस्से हैं, ए ई और ई सी। तो ए ई हमने फाइंड किया और ई सी हमें दिया है 2.5, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ओके, तो ए सी के दो हिस्से हैं, ए ई प्लस ई सी। ए ई का मान है 1.25, ई सी का मान है 2.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरह प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 3.75 सेंटीमीटर, जो होगा ए सी। और जब इस तरह की प्लस करते हैं पॉइंट वाली, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, वरना आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद पार्ट 4 में पूछा है त्रिभुज ए डी ई के समरूप कौन सी त्रिभुज होगी। देखो ए डी ई के समरूप यानी कि ए डी के ही जैसा यहाँ पर कौन सा दूसरा त्रिभुज है। तो यहाँ पर दो ही त्रिभुज हैं, एक है ए डी ई और दूसरा है ए बी सी, इसलिए आंसर में आएगा त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए डी के समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा। प्रश्न 37, किसी भी आंकड़ाकीय जानकारी के लिए L = 40, F0 3, F1 = 7, F2 = 6 तथा H = 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, तो बहुलक यानी कि Z का फॉर्मूला है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। ओके, तो L यहाँ पर गिवन है 40, F1 है 7, F0 है 3, 2, F1 है 7, F0 3, F2 है 6, गुणा में H है 15। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 40 एज इट इज़, 7 में से 3 माइनस किया आ गया 4, 7 दूनी 14, ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 हो गया -9, गुणा में 15। ओके, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 5,
ये आ गया 5, ठीक है। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ पर आ गया 40, ये वाला 4, गुणा में रह गया 3। अब 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया हो गया 12, 40 और 12 को प्लस करेंगे तो आएगा 52। दिस इज द आंसर। प्रश्न 49, मीत की 10 वर्ष पहले तथा 10 वर्ष बाद की आयुओं का गुणनफल 476 है, तो मीत की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ओके, तो मीत की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करनी है, उसे हम लेट कर लेंगे। माना मीत की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले, अगर पहले की बात हो रही है तो x माइनस 10 हो जाएगा। ओके, फिर 10 वर्ष बाद, अब बाद की बात हो रही है तो प्लस हो जाएगा। ओके, 10 वर्ष पहले उम्र हो गई x माइनस 10, 10 वर्ष बाद हो गई उम्र x प्लस 10। अब इन दोनों का गुणनफल 476 है। ओके, प्रश्नानुसार जो पहले की उम्र है, 10 वर्ष पहले की उम्र ये, 10 वर्ष बाद की उम्र ये, इन दोनों का गुणनफल 476 है। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का और a प्लस बी का। ओके, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a है यहाँ पर x और b है यहाँ पर 10। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10 का वर्ग होता है 100। अब ये यहाँ माइनस 100 है, इधर जाके प्लस 100 हो जाएगा। 476 प्लस 100 होता है 576। ओके, अब जो ये स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा। तो ये स्क्वायर था यहाँ पे, इधर आके रूट बन गया। अब 576 24 का वर्ग होता है, तो इसलिए x बराबर आंसर आ गया 24। मीत की वर्तमान उम्र 24 वर्ष है। प्रश्न 47, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा है पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इसको एज इट इज़, यदि किसी त्रिभुज से और विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इसे हमें करना है सिद्ध। तो उपपत्ति का मतलब होता है कि हमें जो जो दिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC है, के समांतर खींची गई एक रेखा, भुजा BC के समांतर खींची गई ये रेखा। ओके, DE इसकी बात हो रही है। अन्य दो भुजाओं कौन सी हो गई, AB और AC को D और E पर, ये D और ये E पर प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं। हमें सिद्ध करना है AD बटे DB, यानी कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ओके, तो इसे हम सिद्ध करेंगे। B और E तथा C और D को मिलाएं। देखो, B और E इसकी बात हो रही है और C और D इसको मिलाना है। इस प्रकार DM लंब है AC, ये DM है, ये लंब है AC पर। ओके, DM लंब है AC पर और EN यानी कि EN लंब, ये लंब का निशान है AB, EN लंब है A और EN लंब है AB पर, ये EN लंब है इस AB पर। ओके, ये हमें करना है यहाँ पर। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब ADE, ये ADE इसकी बात हो रही है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, ये आपको याद कर लेना है। तो 1/2 आधार है यहाँ पर AD, ये आधार है AD। ओके, गुणा में EN है ऊंचाई EN। ओके, तो ऊंचाई की जगह हम EN लिख देंगे। तो एरिया, AR को एरिया बोलेंगे, ADE 1/2 AD इंटू में EN। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ BDE, अब देखो BDE
ई। अगेन एक त्रिभुज है, इसका एरिया 1/2 गुणा DB, यानी कि ये आधार, ठीक है, DB गुणा में EN, तो ये हो गई ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई EN है ऊंचाई, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ADE, अब ADE हमें लेना है, वो भी 1/2 गुणा AE, A और E ये हो गया आधार, और DM ये हो गई ऊंचाई, ठीक है। फिर एरिया ऑफ DEC, D और E कहाँ है, EC, अब इसकी बात हो रही है DEC, ओके। इसमें 1/2 EC है आधार, ये EC आधार है, और DM ये ऊंचाई है, ओके। तो अब एरिया ऑफ ADE अपॉन में रखना है एरिया ऑफ BDE, ये ADE और अपॉन में BDE ये रहा, ठीक है। एरिया ऑफ ADE अपॉन में BDE, ये हमने क्यों लिया, देखो ADE ये वाला लेना है एक बारी, एरिया ऑफ ADE अपॉन में BDE, क्योंकि ये एक ही साइड के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम अपॉन में लेंगे, ADE अपॉन में BDE, ठीक है। तो ये अपॉन में ले दिया, तो इसका एरिया था, ADE का एरिया ये था, यहाँ पर पुट कर दिया, BDE का एरिया ये था, ये यहाँ पर पुट कर दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, AD अपॉन में DB, ये हो गया इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ADE, अगेन ADE कहाँ पर है, ADE अपॉन में DEC, ओके। तो ये एरिया हमारा आया है, पीछे हमने सॉल्व किया है अभी, ADE का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, और DEC का यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और DM से DM कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, AE अपॉन में EC, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE, देखो BDE कहाँ पर है, यहाँ पर ये BDE और DEC, पहले बोला है BDE, फिर बोला है DEC, यानी कि DEC ये वाला, ओके, इस तरह से। एक ही आधार DE, ये आधार हो जाएगा दोनों का सेम, है ना, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं, कौन सी है समांतर रेखाएं, BC और DE के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, ओके। अतः एरिया ऑफ BDE यानी कि ये और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं और समांतर रेखाएं भी दोनों में BC और DE के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 3। इसलिए परिणाम 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है AD/DB, जो कि हमने पहले सॉल्व किया, AD/DB, ठीक है, और बराबर है AE/EC, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 51, निम्न बारंबारता बंटन सारणी पर से माध्य ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ग दिया है, फिर बारंबारता जिसे हम FI कहते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होता है XI, यानी कि मध्य कीमत फाइंड करने के लिए जो हमें वर्ग दिए हैं, जैसे देखो पहला वर्ग दिया है 65 से 85, तो 65 + 85 करेंगे और उसे भाग देंगे 2 से, 65 + 85 होता है 150, अपॉन में 2 करने पर 2 से 150 को भाग देंगे 75 आएगा। इसी प्रकार 85 से 105 है, 85 + 105 अपॉन 2 करेंगे, ये हो जाएगा 190/2, 2 से 190 को भाग करेंगे आएगा 95, ओके। इसी प्रकार आप सभी XI फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले FI का टोटल है यहाँ पर, जिसे हम सिग्मा FI कहेंगे, वो है 68। अब लास्ट हमें फाइंड करना होता है FI XI, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। 75 को 4 से करेंगे 300, 95 पंजे 475, 115 × 13 1495, 135 × 20 2700, 155 × 14
2170, 175 इंटू 8 1400, 195 इंटू 4 ये हो जाएगा 780। अब इन सभी का टोटल यानी कि सिग्मा FI/XI करेंगे हम, इन सब का टोटल आएगा 9320। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा FI/XI है 9320 और सिग्मा FI है 68। 68 से 9320 को भाग करने पर आंसर आएगा 137.05। ये आ गया माध्य। दिस इज द आंसर। प्रश्न 52, निम्न बारंबारता बंटन सारणी पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या है 1 से 4, 4 से 7 एंड सो ऑन। कुल नामों की संख्या है ये 6, 30, 40 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 plus 16 92, 92 plus 4 is 96, 96 plus 4 is 100। तो n बराबर है 100। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ चाहिए सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले होता है n/2, n है 100, 100/2। 2 से 100 को भाग करेंगे 50। अब क्योंकि यहाँ पर n/2 50 है तो माध्यक वर्ग क्या होगा वो देखते हैं। 50 लाए करता है 36 से 76 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर माध्यक वर्ग होगा 7 से 10। 7 से 10 के सामने जो नंबर है वो होगा F और ये 36 जो है वो होगा CF और L ये होगा 7। माध्यक वर्ग का पहला जो नंबर है वो L होगा 7। ओके, तो यहाँ पर F हो गया 40, CF है 36 ये वाला और H है 3। H का मतलब है इनका अंतर। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3। ओके, तो H का मतलब है इनकी हाइट या इनका अंतर, वो है यहाँ पर 3। अब सभी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये माध्यक का फॉर्मूला है। L है 7, n/2 है 50, CF है यहाँ पर 36, F है 40 इंटू H है 3। 50 में से 36 माइनस किया 14। ओके, यहाँ पर 40 इंटू 3 और ये 7 एज इट इज़। अब 14 गुणा 3 है, 14 तिया 42, 42/40 दोनों ही 2 से कैंसिल होंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये हो गया 20। तो यहाँ पर आ गया 21/20। 20 से 21 को भाग करेंगे तो आएगा 1.05 और ये 7 एज इट इज़। अब 7 प्लस 1.05 देखो इस प्रकार से हमें प्लस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ये हो जाएगा 7.00 और ये है 1.05। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये 5, ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 और 1 हो गया 8। तो इस प्रकार से हमारा माध्यक आ गया 8.05। दिस इज द आंसर। प्रश्न 53, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट 1 दिया है, काले रंग का बादशाह हो। थ्योरी हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ओके, तो कुल पत्ते होते हैं 52, काले रंग के बादशाह होते हैं 2। ठीक है, तो काले रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कुल परिणाम है 52, तो यहाँ पर 52। ओके, अब 2 से 52 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/26। ओके, पार्ट 2 में हमें कहा है निकाला गया पत्ता काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। काले रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या यहाँ पर 6 होती है। तो प्रायिकता काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 6, तो यहाँ पर 6, कुल परिणाम है 52।
2 से 6 और 52 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 तिया 6 और यहाँ पर आएगा 26। इस प्रकार आंसर आ गया 3/26। पार्ट 3 में हमें पूछा है पान का गुलाम हो। पान के गुलाम की संख्या होती है 1, तो प्रायिकता पत्ता पान का गुलाम हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है यहाँ पर 52, तो 1/52 दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमसे पूछा है एक बेगम हो, तो कुल बेगम होती है 4। ओके, तो प्रायिकता बेगम हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4, यहाँ पर लिख देंगे, कुल परिणाम है 52। ओके, 4 से 52 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/13। दिस इज द आंसर। प्रश्न 54, एक पेटी में 11 से 50 तक संख्याएं अंकित करके कार्ड रखे हैं। यदि इस पेटी में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए कार्ड पर अंकित संख्या। पहले पार्ट में दिया है कि एक सम संख्या है, तो 11 से 50 में सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं। देखो, 12 सम संख्या, 14 सम संख्या, 16 सम संख्या, 18 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर सम संख्याएं आएंगी 20। ओके, 11 से 50 के बीच में सम संख्याएं आएंगी 20। तो प्रायिकता ऑफ सम संख्या, इसका सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में आएगा 20। ओके, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और कुल संख्याएं, कुल परिणाम है हमारे पास 40, क्योंकि 11 से 50 के बीच में टोटल 40 नंबर होते हैं, तो उसे हम यहाँ पर कुल परिणाम कहेंगे। ओके, अनुकूल परिणाम 20, कुल परिणाम 40। 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/2। ओके, उसके बाद 2 में पूछा है विषम संख्या। इसका मतलब है 11 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो 11 से 50 यानी कि देखो 11, 13, 15, 17 इस प्रकार चलती रहेंगी, और 11 से 50 के बीच में टोटल विषम संख्याएं आएंगी 20। ओके, तो प्रायिकता ऑफ विषम संख्या, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 20, कुल परिणाम है 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, आंसर आ गया 1/2। पार्ट 3 में हमसे पूछा है 11 से 30 के बीच अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो, जो अपनी ही टेबल में आती हैं, जैसे 11, जैसे 13, 17, 19, 23 और उसके बाद है 29। ओके, 11 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपनी ही टेबल में आती हैं। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल संख्याएं हो गई 6। ओके, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम की जगह आएगा 6। प्रायिकता ऑफ अविभाज्य संख्याएं, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 हो गए, कुल परिणाम हो गए 20, क्योंकि देखो 11 से 30 तक की बात हो रही है, तो 11 से 30 तक में जो नंबर आएंगे वो होंगे 20। इस प्रकार कुल परिणाम हो गए 20। ओके, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6 और ये हो गया 2 धाम 20, 3/10 आ गया आंसर। आगे चलते हैं। 4 में इसने पूछा है पूर्ण वर्ग संख्याएं कि 11 से 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं आपको पता ही है, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखो 11 से 50 के बीच में पूर्ण वर्ग 16, 4 का वर्ग, 25, 5 का वर्ग, 36, 6 का वर्ग, 49, 7 का वर्ग। तो 11 से 50 के बीच में टोटल 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो प्रायिकता ऑफ पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में हो जाएगा 4। ओके, ये 4 यहाँ लिख देंगे, और कुल परिणाम
11 से 50 में टोटल नंबर है 40। ओके, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1/10 आ गया आंसर।